नमस्कार दोस्तों, काश मुझे पता होता सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में अब तक हम समझ चुके हैं कि हमारे 90 से 95% डिसीजंस सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे होते हैं। अब हम उन सभी तरीकों को समझेंगे जिनसे सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो रहा होता है। इस वीडियो में उन सभी तरीकों में से एक तरीका समझेंगे जिसका खेल बचपन में कुछ अलग लेवल का चल रहा होता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और सरप्राइजिंग होने वाला है। जैसा कि हमने लेक्चर 3 में समझा है कि किसी इंसान के जीवन में क्या प्रोसीजर चल रहा होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर क्या प्रोग्रामिंग, क्या फंक्शनिंग हो रही होती है। किसी भी इंसान के एक्सटर्नल वर्ल्ड में हजारों इवेंट हो रहे होते हैं। उन इवेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही होती है और कॉन्शियस माइंड 5 इंद्रियों से वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है। और कॉन्शियस माइंड 3 ऑपरेशन कंडक्ट करता है इस इंफॉर्मेशन पे, जो एक फिल्टर का काम कर रहा होता है। उस फिल्टर में 3 ऑपरेशंस, डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन बनी वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही होती है, जो किसी भी इंसान के इंटरनल वर्ल्ड या पैराडाइम का हिस्सा बन रही होती है। और इंसान उसके हिसाब से एक्शन लेता है और फिर उसी के हिसाब से रिजल्ट आते हैं। यह पूरी प्रोसेस एक एडल्ट और उससे ऊपर की एज के लिए यह पूरी प्रोसेस चल रही होती है। लेकिन बच्चे के केस में यह प्रोसेस एक अलग लेवल की चल रही होती है। बच्चा जो भी एक्सटर्नल इवेंट में जिस तरह की इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है, बच्चे की 5, 6, 7 साल तक की एज तक कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ होता है। वो जो फिल्टर वाला ऑपरेशन, जो तीनों ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, वो बच्चे के केस में वो नहीं हो रहे होते हैं। जिस तरह की इंफॉर्मेशन बच्चा कंज्यूम कर रहा होता है, उसको जिस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ एक्सपोजर मिल रहा होता है, वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर रही होती है और वो बच्चे के इंटरनल वर्ल्ड, पैराडाइम, उसका माइंडसेट का हिस्सा बन रही होती है। जैसा कि हमने लेक्चर 1 में समझा है कि कॉन्शियस माइंड एक इंटेलेक्चुअल, एक एजुकेटेड माइंड होता है। उस माइंड के पास एक शक्ति है, डिसर्निंग पावर, कि क्या चीज़ मुझे एक्सेप्ट करनी है, क्या चीज़ रिजेक्ट करनी है। थिंकिंग, प्लानिंग, एनालिसिस, यह सभी काम कॉन्शियस माइंड कर सकता है। लेकिन इस तरह की सभी एक्टिविटी करने के लिए बच्चे का कॉन्शियस माइंड अभी डेवलप ही नहीं हुआ होता है। तो जिस तरह की इंफॉर्मेशन बच्चा अपने चारों तरफ, अपने एनवायरनमेंट में कंज्यूम कर रहा होता है, वो डायरेक्ट उसके इंटरनल वर्ल्ड का हिस्सा बन रही होती है। इसमें से देखने वाली और सुनने वाली इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए ही बच्चों को मोल्डेबल, इंप्रेशनेबल माइंड बोला जाता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि बच्चे वो नहीं करते जो उनसे कहा जाता है, बच्चे वो करते हैं जैसा वो देखते हैं, जैसा सुनते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो वो देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हो रहा होता है। और सबकॉन्शियस माइंड की, जैसा हमने लेक्चर 1 में समझा है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास डिसर्निंग कैपेसिटी नहीं होती है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। उसके पास एनालिसिस, थिंकिंग वाली शक्ति नहीं होती है। जो भी सबकॉन्शियस माइंड के पास जिस तरह का विचार, थॉट, जिस तरह की इंफॉर्मेशन जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है और उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। इसलिए ही पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स, जितने भी पेरेंटिंग एक्सपर्ट, पेरेंटिंग कोच से पेरेंट्स एक प्रश्न पूछते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे ग्रो करें, कैसे ग्रो करें। तो पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स या कोच या गुरु, उनके लिए एक कॉमन, एक नॉर्मल आंसर यही होता है कि बच्चों को ग्रो मत करो, आप खुद ग्रो हो जाओ। पेरेंट लोगों के लिए उनकी गाइडेंस होती है, उनका सजेशन होता है, बच्चे अपने आप ग्रो कर जाएंगे। क्योंकि बच्चे जिस तरह की इंफॉर्मेशन, जिस तरह के इवेंट के साथ उनका एक्सपोजर होता है, वो डायरेक्ट उनके इंटरनल वर्ल्ड, उनके पैराडाइम का हिस्सा बन रहा होता है। यह पैराडाइम, इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे लाइफ स्टाइल, रिचुअल्स, रीति रिवाज, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज़, कम्युनिटी की, सोसाइटी की वैल्यूज़, एथिक्स, ड्रेसिंग सेंस, किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, ईटिंग हैबिट्स, खान पान, किस तरह का खान पान है उस सोसाइटी का, उस फैमिली का, इंटरेस्ट। हमें इंडिया में आम तौर पर क्रिकेट बहुत पसंद होता है,
क्यों? क्योंकि हमें क्रिकेट की इंफॉर्मेशन देखने को और सुनने को बहुत अधिक मिलती है। भाषा, लैंग्वेज, बोलने का लहजा, एक्सेंट और भाषा कितनी रिच है, यह सभी हमें अपनी फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, एनवायरनमेंट से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है और यह सभी हमारे परसेप्शन, पैराडाइम, इंटरनल वर्ल्ड का हिस्सा बन जाते हैं। जैसा हमने लेक्चर 3 और 4 में समझा है कि वो सभी पैराडाइम और पैटर्न हमारे आगे की फ्यूचर लाइफ के लिए, आगे के 4-5 साल के लिए एक बेस का काम करते हैं। और जिस तरह की चीज़ों की एक बार कंडीशनिंग हो गई, जिस तरह के बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज़ की एक बार कंडीशनिंग हो गई, वो सभी हमें नॉर्मल लगते हैं, आसान लगते हैं, क्योंकि माइंड लव्स फैमिलियरिटी। माइंड रेस्पॉन्ड्स टू दोज थिंग्स, दोज इमेजेस, पिक्चर, डेटा विच आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन अवर माइंड। माइंड को अननोन टेरिटरी में जाने से डर लगता है, वो अनईजी फील करता है। इसी तरीके से ही ह्यूमन माइंड का इवोल्यूशन हुआ है। इसलिए ही हमें अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी, अपने एनवायरनमेंट में हो रहे सभी तरह के इवेंट्स नॉर्मल लगते हैं, आसान लगते हैं। लेकिन सिमिलर इवेंट किसी और शहर में, किसी और कम्युनिटी में हमें वो अजीब से लगते हैं। इसलिए ही हमने कई बार इस तरह की भाषा जरूर सुनी होगी कि पता नहीं वो लोग ऐसे कैसे रह लेते हैं, पता नहीं वो लोग ये सब चीज़ें कैसे खा लेते हैं। लेकिन हम अपने पैराडाइम, अपने पैटर्न के हिसाब से रह रहे होते हैं, वो लोग अपने पैराडाइम, पैटर्न के हिसाब से अपना जीवन जी रहे होते हैं। इन सभी का हमारे करियर्स, गोल्स, फाइनेंशियल कंडीशंस, इन सब पर भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। हम जिस तरह की फैमिली में पले बड़े हैं, हम जिस तरह की हमारी फैमिली में जिस तरह का डिस्कशन हो रहा है और हमारे फैमिली के मेंबर्स किस तरह के प्रोफेशन में हैं, उसकी एक दीवार बन जाती है। सिमिलरली एक सोसाइटी से दीवार बन जाती है, सिमिलरली एक स्कूल की दीवार बन जाती है कि हमने स्कूल में किस तरह की एजुकेशन ली है। उसके बेसिस पे हम अपनी खुद की एक सेल्फ इमेज बना लेते हैं। हम अपने दिमाग के अंदर अपनी खुद की वैल्यू बना लेते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, और ये एक चार दीवारी बन जाती है। और हम में से मैक्सिमम लोग इस चार दीवारी में ही अपना जीवन स्पेंड करते हैं। इसीलिए ही कहा जाता है कि हम अपने जीवन का 90 से 95% पार्ट अपने पैराडाइम और पैटर्न के हिसाब से जी रहे होते हैं, और हमारे इन पैटर्न्स और पैराडाइम का 90% पार्ट हमारे बचपन में डिसाइड हो चुका होता है। और ये चार दीवारी फैमिली टू फैमिली अलग होती है, सोसाइटी टू सोसाइटी अलग होती है, रिलीजन टू रिलीजन अलग होती है, कंट्री टू कंट्री अलग होती है। अगर कोई जापान में पैदा हुआ है तो ये चार दीवारी उसके लिए अलग होगी, इंडिया में पैदा हुआ है उसकी चार दीवारी अलग होगी, और अगर गुजरात में पैदा हुआ है तो ये अलग होगी, और अगर यूपी बिहार में कोई पैदा हुआ है तो ये सब अलग होगी। इसलिए ही हमने कई बार इस तरह की फैमिली जरूर देखी होंगी जिन फैमिली के अधिकतर मेंबर्स किसी एक ही प्रोफेशन में होते हैं। किसी फैमिली में डॉक्टर्स, किसी फैमिली में एक्टर एक्ट्रेसेस, किसी फैमिली में इंजीनियर्स, किसी फैमिली में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि उस फैमिली में अगर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है तो 20 से 30 साल का विजडम जिन लोगों को वो देखता है, फैमिली मेंबर्स को देखता है, तो उन मेंबर्स का 20 से 30 साल का विजडम, उनका एटीट्यूड, हैबिट्स, उनका बिहेवियर वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो बच्चे का एक सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन चुका होता है। और जिस तरह का एक बार सबकॉन्शियस माइंड और पैटर्न और पैराडाइम बन गया, वो सभी चीज़ें उसके लिए वो आसान और नॉर्मल लगती हैं। इस कंसेप्ट पर आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम उन सभी तरीकों के बारे में समझेंगे जिनसे सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।